नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर और बेहद दुखद खबर के साथ कर रहे हैं, जब जीत के जश्न की तस्वीरें मातम में तब्दील होती हुई नजर आई। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी के जीत के जश्न के दौरान ऐसी भगदड़ मची कि 11 लोगों की जान चली गई, कई लोग इसमें घायल हुए हैं। यह हादसा तब हुआ जब रॉयल चैलेंजर्स के हजारों फैंस अपनी पहली जीत के बाद टीम की झलक पाने के लिए मैदान में उमड़े थे। दिखाते सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट। बेंगलुरु से ऐसी तस्वीरें आएंगी, बुधवार को शाम 5 बजे से पहले इसकी कल्पना तक नहीं। आईपीएल में 17 साल के इंतजार के बाद आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु विजेता बनी। इधर चिन्नास्वामी स्टेडियम में जीत का जश्न शुरू हुआ, उधर स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई और इसके बाद जैसी तस्वीरें आई, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि जश्न मातम में बदल चुका है। कई मौतें हुई, कई लोग जख्मी हुए। भगदड़ स्टेडियम के बाहर हुई, जहां हजारों क्रिकेट फैंस मौजूद थे। एक तस्वीर आई जिसमें देखा गया कि एक बच्चा बेहोश हो गया, उसे आनन फानन में उठाकर अस्पताल ले जाया गया। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार बोले, लाखों की भीड़ थी, हम हालात को सामान्य करने में लगे हुए हैं। I have spoken to the police commissioner and all the people. I'm also going little late to the hospital because now lot of trouble is there. I don't want to disturb the doctors who are trying to take care of the patients, and only the exact number is not been still this one. So we are at it. We appeal to all of them to still to be calm. How many people died? That is why we cut off. A lot of programs were there. We didn't want to continue with the program. Only within 10 minutes with one round we just closed it. And we appeal even in the metros, whatever the metros has been jammed. We are not able to start. We are taking a little bit time to see that everything comes to the normal position. कर्नाटक सरकार लाख तर्क दे कि सब कुछ सामान्य हो रहा है। सवाल है, क्या चीजें इतनी सामान्य हैं? आखिर गलती कहां हुई? दो गलतियां बताई जा रही हैं। पहली गलती ये कि विक्ट्री परेड को कैंसिल कर दिया गया। कहा जा रहा है कि अगर सड़क पर आरसीबी की विक्ट्री परेड का आयोजन होता तो भीड़ एक बड़े इलाके में बंट जाती और हादसा नहीं होता। दूसरी गलती, स्टेडियम में पहले आइए पहले जगह पाइए का अनाउंसमेंट किया गया। ऐसा होते ही भीड़ स्टेडियम की ओर उमड़ने लगी और उसे संभालना मुश्किल हो गया। भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी, अचानक इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया उसकी, और ये अंदाजा किसी को नहीं था। फ्रेंचाइजी से मेरी बात हुई, फ्रेंचाइजी भी कहना उनको भी अंदाजा नहीं था कि इस तरह भीड़ उमड़ पड़ेगी। तो ये अचानक हुआ हादसा है जिसको लेके सारे लोग दुखी हैं, और जो भी जितनी मैक्सिमम मदद हो पाएगी मृतकों के परिवारों की और जो घायल है उनकी, वो सब करने का प्रयास हो रहा है। जिस वक्त बाहर भगदड़ और चीख पुकार मची हुई थी, उसी वक्त स्टेडियम के अंदर उत्सव भी शुरू हो चुका था। जश्न मातम में बदल गया। पुलिस ने सरकार को आगाह किया था कि जल्दबाजी में इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन न किया जाए, लेकिन सरकार ने पुलिस की बात नहीं मानी। विजय जुलूस तो रोका, लेकिन जश्न की इजाज़त दे दी। ऐसे में इतना बड़ा हादसा हुआ, इतने सारे लोगों की जानें गईं। सरकार को निश्चित तौर पर जवाब देना ही पड़ेगा कि आखिर इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है तो और कौन। बेंगलुरु से नागराजू के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। उत्तराखंड चारधाम यात्रा के रास्तों पर मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। यात्रा शुरू हुए 36 दिन ही हुए हैं और अब तक 80 मौतें हो चुकी हैं, और इनमें से जो 71 मौतें हैं वो स्वास्थ्य खराब होने की वजह से हुई हैं। सबसे ज्यादा मौतें केदारनाथ में हुई हैं। तीस अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा में अब तक 80 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है। 71 यात्रियों की मौत स्वास्थ्य खराब होने के कारण हुई है। इसका कारण हार्ट अटैक और पल्मोनरी एडिमा बता रहे हैं। से जब हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तो हाई एल्टीट्यूड में जाने की वजह से जो है एक तो पल्मोनरी एडिमा हो जाता है, मतलब लंग्स में। तो ज़्यादातर केसेस जो है वो कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक से ही ये जाते हैं, और उनमें से कुछ लोग कोमॉर्बिड भी होते हैं।
हालांकि हमारी स्क्रीनिंग भी चल रही है। हमारी ये मैंडेटरी हमने कर रखी कि 50 साल से ज़्यादा जो भी यात्री आए वो अपनी स्क्रीनिंग कराएं, और हमारे स्क्रीनिंग पॉइंट्स भी हैं। आंकड़ों में अब तक चारों धामों में केदारनाथ में 34 यात्रियों की मौत, बद्रीनाथ में 16, यमुनोत्री में 12 और गंगोत्री में 9 यात्रियों की स्वास्थ्य खराब होने के कारण मृत्यु हुई है। स्वास्थ्य विभाग ये दावा भी कर रहा है कि इस बार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी गई है, लेकिन 50 साल से ऊपर के यात्री अपनी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के बावजूद जिद करके चले जाते हैं और अनहोनी हो जाती है। लगभग 4,500 जो है जो कोमॉर्बिड थे, वो हाई जो रिस्क वाले थे, उनको भी हमने इतने डाटा भी हमारे पास कि हमने उनको काउंसिल भी किया है। तो ज़्यादा लोग तो मानते हैं नहीं, आपको पता है कि आना है तो यही बोलते हैं कि भाई हमें तो जो भी होगा हाँ देखा जाएगा, हमने जाना ही है। तो ये है, हालांकि हमारी एडवाइजरी भी जारी हो चुकी है। सरकार का दावा है कि इस बार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का इंतजाम किया है, लेकिन यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य खराब होने के कारण हो रही मौतों ने कई तरह के सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत। बढ़ते हैं आगे और अगली खबर आपको हम आगरा से दिखाते हैं। आगरा की यमुना नदी में नहाने गई 6 बहनों की रील बनाने के चक्कर में डूबकर मौत हो गई। जहां ये हादसा हुआ वहां से महज 800 मीटर की दूरी पर उनका घर है। डूबने से पहले ये रील बना रही थी और ये वीडियो भी पुलिस को मिला है। इस हादसे के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। ये मौत के पहले की आखिरी खिलखिलाहटें हैं, आखिरी हंसी और आखिरी खुशी। इस बात से बेखबर कि समय की धारा उन्हें लीलने आ रही है। मंगलवार को आगरा की यमुना में एक साथ 6 बहनें डूब गईं, एक के बाद एक दूसरे को बचाने की कोशिश में। जिंदगी का हाथ आखिरी बार थामने की अंतिम लड़ाई है, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। कई लोग बचाने को दौड़े, लेकिन कुछ भी नहीं बचा। नहाने गई थी 6 लड़कियां, उनकी बहन भी थी साथ। तो नहाने जैसे गई थी तीनों 6 इकट्ठी खड़ी थी वहां पर, एकदम पानी का रेल आया था और साथ निकल गई। अच्छा, वो नहाने गई, वहां पे नहाने गई तो वहां पे जब फिसल गई हैं, बहन की जिठानी की लड़की, वो बचावे का भज के गई है, कूद के, तो वो लोग फिसल गए। इसी में गड्ढा था, पैर फिसल गया उनका एक बच्ची के चक्कर में, और ये एक के चक्कर में एक के 6 बच्चे है, ऐसे ही चले गए। परिवार सदमे में डूबा है। भाई बहन सब लोग थे। भाइयों ने नहा लिया था। एक बहन का पैर फिसला, फिर उसे बचाने के लिए दूसरी बहनों ने हाथ थामा, लेकिन एक के बाद एक 6 बहनें एक साथ डूब गई। एक डूबी, उसे बचाने में दूसरी, लेकिन सबको मौत जैसे अपने आगोश में लेती चली। एक दूसरे को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ। पैर फिसला हुआ या नहरे होंगे वहाँ पे। जब तक हम वहाँ पहुँचे तब तक 4 बच्चियों की दुखद मृत्यु हो चुकी थी, और जो 2 लड़कियाँ हैं इनको इलाज के लिए तुरंत जो साधन था उससे भेजा गया, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी भी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। तो कुल 6 लड़कियों की मृत्यु हुई इसमें। क्या ये रील बनाने की नई लत है जो इस दौर में सबको अपने आसपास से बिल्कुल बेखबर छोड़ देती है? रील बनाने की इस लत ने बीते दिनों कई जाने ली है। 21वीं सदी जैसे स्क्रीन में डूब गई है। हर कोई स्क्रीन को घूर रहा है, हर कोई स्क्रीन के लिए जी रहा है। इस मनोविज्ञान का कारोबारी इस्तेमाल करने की होड़ भी चल पड़ी है। तो शोहरत और बाजार का ये दोहरा नशा किस कदर जानलेवा साबित हो रहा है, ये 6 बहनों की मौत बताती है। 6 बहनें जिनके साथ घर, परिवार, समाज और जीवन की कई संभावनाएं डूब गई। समय की यमुना बस देखती रही। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अगली खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की महायुति सरकार में एक बार फिर से दरारें देखने को मिल रही हैं। एकनाथ शिंदे गुट शिवसेना के जो मंत्री हैं वो अजीत पवार से नाराज बताए जा रहे हैं। इसकी शिकायत उन्होंने एकनाथ शिंदे से भी की है। उन्होंने कहा है कि विकास के लिए उनको फंड नहीं मिल रहा। तो एनसीपी ने अजीत पवार पर लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। अभिषेक अवस्थी की रिपोर्ट दिखेगी।
उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने मंत्रियों की बैठक बुलाई तो सूत्रों के मुताबिक सबने उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कहा कि वे विकास कार्यों के लिए पैसे ही नहीं दे रहे। आमच्या बैठकीमध्ये अजितदादांविषयी हमारी बैठक में अजीत दादा के विषय में कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन एक बात जरूर है कि वित्त मंत्री ने हर मंत्री को समान न्याय देना चाहिए, ये उनकी भावना है। प्रत्येकाचं मत है। हालांकि एनसीपी के नेता आनंद परांजपे ने इन खबरों को मीडिया की अटकल बताया। कहा कि महायुति के तीनों नेताओं देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार में अच्छे रिश्ते हैं। तीनों नेताओं में बहुत अच्छा समन्वय है, तो मुझे नहीं लगता कि मंत्रियों ने शिकायत की। हो सकता है कि कुछ कामों को जिस हिसाब से प्रायोरिटी सरकार में देनी चाहिए उसके ऊपर सकारात्मक चर्चा हुई रहेगी, तो हम उसका स्वागत करेंगे। शिवसेना यूपीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने महायुति में दरार की खबरों पर चुटकी ली। बहुत सारे लोग पहले भी भाग के जब गए थे तो ऐसी सारी कंप्लेंट्स लेके गए थे, लेकिन आज अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में स्थिति यही है कि हर एक चीज में नाराजी है। गाड़ी नहीं मिल रही है, बंगला नहीं मिल रहा है, अधिकार नहीं मिल रहे हैं, जिला का पालक मंत्री नहीं बना रहे, लेकिन नाराजी इसमें नहीं कि जनता का काम नहीं हो रहा है, नाराजी सिर्फ इसमें है कि खुद को पैसा नहीं मिल रहा है। महायुति सरकार में अनबन तो चलती रहेगी, लेकिन अजीत पवार के खिलाफ नाराजगी जो शिवसेना मंत्रियों में है वो महाविकास आघाड़ी से लेकर अब महायुति तक आ गई है। अब तीनों नेता इसमें किस तरीके का समन्वय बिठा पाते हैं वो आगे आने वाले समय में देखना होगा। कैमरामैन सचिन के साथ अभिषेक अवस्थी, एनडीटीवी इंडिया, मुंबई। पहलगाम आतंकी हमले को करीब 1 महीना बीत चुका है। अमरनाथ यात्रा होने को है और इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है ताकि यात्रा के दौरान कोई भी गड़बड़ी ना हो। दिखाते हैं आपको पूरी खबर। अब से महीने भर बाद यानी 3 या 4 जुलाई से अमरनाथ की यात्रा शुरू होने जा रही है, लेकिन इस बार पवित्र यात्रा ऐसे समय में शुरू हो रही है जब पहलगाम के जख्म ताजा हैं। पर्यटन और तीर्थ यात्रा को लेकर एक डर बना हुआ है और आतंक के खिलाफ भी आक्रोश भी कायम है। खबर है कि ऑपरेशन सिंदूर से सीमा पार आतंकियों के गढ़ में जो तबाही मची है उसके बाद दहशत गर्दों में खलबली है और हमारे साथ जो बेंगलुरु में जो हादसा हुआ है, एक बहुत बड़ी जीत के बाद बहुत बड़ा हादसा हो गया, इन सब पर बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान सिर्फ एनडीटीवी पर हैं अरुण धूमल साहब हैं। अरुण धूमल साहब, सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या है? एक बहुत बड़ा जीत का जश्न हो सकता था लेकिन मातम फैल गया। निश्चित तौर पर जो आज जश्न का दिन था वो इस शोक के दिन में तब्दील हो गया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना है और मैं सभी परिवार के लोगों के साथ संवेदनाएं प्रकट करना चाहूंगा जिन्होंने अपनों को खोया है। बहुत ही दुखद है, कहाँ वो जश्न मनाने आए थे और इस तरीके का हादसा हुआ, इसके लिए जितने भी शब्द कहें वो कम है। अरुण धूमल साहब, एक सिचुएशन आई थी जब वॉर सिचुएशन से, उतने डिफिकल्ट सिचुएशन से आपने निकाल लिया और ये वाला तो आपने कई बार एंटिसिपेट किया है। मतलब मुंबई में आप लोगों ने जो वर्ल्ड कप का ऑर्गेनाइजेशन हुआ था उसके बाद मैं 2007 मैंने कवर किया, 11 किया, 2023 कवर किया, लेकिन कभी ये 2024 तो ये कभी हादसा नहीं हुआ। ये कहाँ चूक हुई है? देखिए, इस कार्यक्रम के आयोजन की किसी को जानकारी ही नहीं थी और कैसे ये कब इसके बारे में सोचा गया, किया गया, किस किस को बताया गया और जो नेसेसरी अरेंजमेंट होने चाहिए थे वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, क्या वो किए गए थे या नहीं, और क्या इस संभावना को समझा गया था कि इतनी भारी तादाद में आरसीबी के फैंस आएंगे, क्योंकि आरसीबी ने बहुत सालों तक बहुत अच्छा काम अपने फैंस के साथ किया है। बहुत सालों से उनको इंतजार था इस लम्हे का और कल वो शानदार जीत भी मिली, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जिस तरीके की घटना हुई, तो उसके लिए मैं खेद भी व्यक्त करना चाहूंगा और बहुत दुख है कि ऐसी घटना हुई। लेकिन आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही अरुण धूमल साहब, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि आपने खुद बात की कि लड़ाई के बीच में जब हमें धर्मशाला में मैच बंद करना पड़ा, हमने ये सुनियोजित किया कि लगभग 25-30 हजार जो भी स्पेक्टेटर, फैंस, वेंडर वहां पे थे, एक एक को हमने
विद फुल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वहां से बाहर निकाला बिना किसी दुर्घटना के। और बहुत अच्छा आईपीएल का आयोजन कल रात हुआ और बड़ी अच्छी सेलिब्रेशन वहां भी हुई, लेकिन आज जो दुर्घटना हुई उसके लिए बहुत ही दुख है हम सबको। नहीं एग्जैक्टली आप धूमल साहब, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि किसने परमिशन ली नहीं ली, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब है कि बीसीसीआई को लूप में नहीं रखा गया या आईपीएल को लूप में देखिए, नहीं रखा बीसीसीआई में इसको लूप करने का कोई कारण नहीं है। बीसीसीआई या की आईपीएल को, जिम्मेवारी आप आईपीएल के चेयरमैन, आपको लूप में नहीं रखा गया, इसका मतलब नहीं। कल रात वो आईपीएल का आयोजन खत्म हो गया, अब प्लेयर्स ने वापस जाना है। वहां से कुछ प्लेयर्स ने डब्ल्यूटीसी के लिए जाना है, कुछ प्लेयर्स ने इंडिया टेस्ट सीरीज के लिए जाना है। तो ऐसा अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा आयोजन होगा, और इसमें कोई बीसीसीआई से परमिशन लेने की ना उनको जरूरत थी, ना हमारा इसमें कोई रोल था। ये कैसे इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ हमें इस बात का पता भी नहीं है। और आप देखिए, कई बार टीम जब यहाँ ठहरी भी थी अहमदाबाद में, कई और शहरों में जाती हैं, हजारों दर्शक बिना किसी कारण से वहां आते हैं क्योंकि उनका प्यार है उन खिलाड़ियों के प्रति। वो लेकिन ये घंटों तो तक वहां प्लान है। इंतजार धूमल करते हैं। साहब, धूमल साहब, आप मतलब आई रेस्पेक्ट यू, आप मुझसे पहले भी कई बार, वी आर फ्रेंड्स, बट somebody has to take some responsibility, you know, मतलब इतना जाने चली नहीं, गई निश्चित बहुत तौर सारे, पर जैसे आप देखिए, आपने हमने सबने कवर किया है। अगर आपने पहले उनको कहीं परेड करवा दिया होता तो वो फिर निकल जाता। आपको पता है 40,000 की कैपेसिटी है, 2 लाख 4 लाख लोग आते हैं, यू डोंट हैव प्लान्स। गलती तो है कहीं पे धूमल साहब, किसी ना किसी को तो नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी निश्चित फिक्स तौर करनी पर चाहिए। जब हम T20 वर्ल्ड कप जीत के आए तब पूरी सूचना थी कि कहां से कहां तक का बिल्कुल। कार्यक्रम होगा, कौन कौन लोग जाएंगे, कितने लोगों की अपेक्षा है, और प्रशासन ने उस तरीके से पूरी तैयारी तब की हुई थी। और आपने खुद कहा कि बहुत सारे आयोजन पहले ही ऐसे हो चुके हैं, लेकिन इस आयोजन के बारे में किसने तय किया, कब किया और कब यह आयोजन करना था, इस बात की निश्चित तौर पर बीसीसीआई को कोई जानकारी नहीं थी। और चलिए, मैं और आईपीएल को मानता भी हूं जानकारी नहीं थी। आईपीएल को भी कोई जानकारी नहीं थी। आप बिल्कुल। देखिए कि विधानसभा में जा रहे हैं, वहां पर एक कार्यक्रम हो रहा है, उसके बाद स्टेडियम आ रहे हैं, तो निश्चित ये तौर पर आपने इसमें बहुत बड़ी बीसीसीआई बात का कह तो रहे हैं सर कि आईपीएल को इसकी जानकारी नहीं थी, बीसीसीआई को इसकी जानकारी नहीं थी, आप लोगों की जानकारी के बगैर हुआ। इन्वेस्टिगेशन की बात है जहां तक, एक बात बताइए, क्या अगली दफा कोई ना कोई तो टीम जीतेगी ही, तो बगैर आप ये अपने रूल में ये लाएंगे कि बगैर आईपीएल के परमिशन के विक्ट्री परेड या इस सारी चीज नहीं? निश्चित तौर पर जहां हम इस घटना के बारे में हमें बहुत ज्यादा दुख है, लेकिन वो कहते हैं कि ना, जैसे जब भी ऐसी कोई दुर्घटना हो, यू हैव टू लर्न योर लेसन्स। तो हमने बिल्कुल। वो सीखा है और हमें कोशिश करेंगे कि आगे से जब भी ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित होना हो, चाहे बीसीसीआई के परव्यू में होना, आउटसाइड ऑफ इट होना हो, हम उसके बारे में सबको सेंसिटाइज कर सकें ताकि ऐसी दुर्घटना भविष्य में कभी भी ना हो। इस देखिए, बात ये को एक हम निश्चित तौर पर बिल्कुल सुनिश्चित करेंगे। बिल्कुल, एक तो इसका इन्वेस्टिगेशन चलेगा सर ऑफिशियल लेवल पे, शासन प्रशासन पे, लेकिन क्या बीसीसीआई या आईपीएल आप अपने लेवल पे कोई इन्वेस्टिगेशन कराएंगे? क्योंकि देखिए ये मैटर तो कोर्ट में भी जाएगा, तो आपको अपनी सफाई के लिए मतलब कम से कम मैटर सबके सामने ट्रांसपेरेंट रहे कि किसकी गलती है, कम से कम फिक्स हो। क्या आपके लेवल पे कोई जांच होगी? देखिए, बीसीसीआई कोई जांच एजेंसी तो है नहीं, लेकिन नहीं नहीं, हम फिर अपने भी लेवल पे, सब जैसे हम भी जब जांच स्टेक एजेंसी, होल्डर्स लेकिन से ऑफिस डेफिनेट में तो करते मैं हैं। वही बोल रहा हूँ कि हमारा ये नहीं होना चाहिए कि जांच हम करें, लेकिन हमने इससे क्या सीख लिया है, क्या सबक लिया है, ताकि कभी भी भविष्य में ये दुर्घटना ना हो, वो निश्चित तौर पर हम सुनिश्चित करेंगे। चलिए, बहुत सफाई से बात करने का बेहद शुक्रिया अरुण धूमल साहब। और बहुत धन्यवाद। मतलब हम सबको दुख है और आपको भी दुख है, लेकिन एक जरूर इसको फिक्स कीजिए ताकि अगली बार, क्योंकि आपका फैन बेस बहुत बड़ा हो गया, यू आर द बिगेस्ट ब्रांड। और जैसा कि आपने कुछ दिनों इस पहले कहा चुनौतीपूर्ण कि समय में हमने जिस तरीके से इस कार्यक्रम पूरे टूर्नामेंट का आयोजन किया, कोविड में किया, कभी ऐसी दुर्घटना हुई नहीं। बहुत बिल्कुल। दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरी बीसीसीआई को इस बात का बहुत दुख है, लेकिन जैसा मैंने कहा, इससे सबको सबक लेने की जरूरत है कि इतना बड़ा अगर फैन बेस हुआ है, तो आगे कभी भी ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित करना हो तो ऐसी कोई दुर्घटना फिर से ना हो, इस बात को हमें सुनिश्चित करना चाहिए। और वो बगैर आईपीएल के परमिशन के नहीं होगा, ये हमारी हेडलाइंस है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू धूमल साहब बातचीत करने के लिए, और फिर आपसे आगे बात करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, और धन्यवाद। चलते हैं न्यूज रूम फिर से।